साल था 1969। 20 जुलाई को रात 8 बजे अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंड करता है। उसमें सवार है नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन। लैंड के करीब 6 घंटे बाद प्रेशर इतना है कि वो काफ़ी मशक्कत करने के बाद वो लूनार मॉड्यूल का दरवाज़ा खोल पाता है और उनमें से निकलकर नील आर्मस्ट्रांग चांद पे उतरने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है। उनके द्वारा बढ़ रहे एक एक कदम के साथ पृथ्वी पे इन घटना को देख रहे कई दिलों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि पूरी मानव जाति उनकी सफलता में कहीं न कहीं अपनी सफलता को देख रहे हैं। क्योंकि आज के बाद चांद से जुड़े कई सारे राज मानव के सामने उजागर होने वाली है। ऐसी कई सारे अनसुलझे किस्से सामने आने वाली है जो कि आज से पहले हमने कभी ना सुना हो। फाइनली 21 जुलाई को रात 2:56 पर नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखता है। उसी के साथ खतरों से भरी इस घटना को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है जिसने चंदा मामा पे कदम रखा हो, और उसी के साथ नील आर्मस्ट्रांग का नाम इतिहास के पन्नों में शुमार हो जाता है। नील के उतरने के 15 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन भी चांद पे कदम रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस यात्रा में तो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, लेकिन तीसरा एस्ट्रोनॉट्स माइक कॉलिंस चांद पे क्यों नहीं उतर पाया। खैर कोई नहीं, कुछ पल के इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बाद आप सब समझ जाएंगे। मानव के द्वारा देखी गई ये अद्भुत कारनामा इतनी आसान नहीं थी। उस यात्रा के दौरान होने वाली छोटी से छोटी गलती पे भी उनकी मौत लिखी थी। पर इतना कुछ होने के बाद अभी भी कई सारे लोग इन घटना को मानने से इनकार कर देते हैं, बल्कि कई सारी अपनी थ्योरी पेश कर ये बताते हैं कि असल में अपोलो 11 मिशन अनसक्सेसफुल मिशन था। ये नासा के द्वारा ग्रीन पर्दे पर फिल्माया गया सिर्फ एक फिल्म था। वे लोग बताते हैं कि अगर ऐसा सच में हुआ होता तो 50 साल बाद भी इंसान चांद पे दोबारा क्यों नहीं उतर पाया। तो आइए इस मिशन से संबंधित पूरी सच्चाई इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ये मिशन सच में सक्सेसफुल था भी या फिर सिर्फ एक फिल्म। नमस्कार, मैं गौतम भारती और आप देख रहे हैं जीके इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रसिया, जो कि उस समय यूएसएसआर था, उसके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। उनमें दुनिया के सामने एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना चल रही थी। 1961 ईस्वी में रसिया ने वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेज दी है। उनमें सवार है यूरी गगारिन, और वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचकर कुछ रिसर्च करके सही सलामत पृथ्वी पे लौट आती है। उसी पल के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत हो जाती है और एस्ट्रोनॉट्स यूरी गगारिन पहला ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की हो। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में रूस की काफी वाहवाही होती है। अब इनसे अमेरिकन्स के मन में ये चल रही है कि अब इनकी लोकप्रियता समय के साथ रूस के तुलना में घट रही है। उसी समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी दुनिया भर के साइंटिस्ट को बुलाकर एक मीटिंग बैठाती है और दुनिया के सामने ये वादा कर देती है कि हम लोग अगले 10 सालों के अंदर इंसान को चांद पे उतार देंगे। उस समय कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा की गई इसी वादा के साथ शुरुआत होती है एक नई दौर की। उन दौर का सिर्फ एक लक्ष्य है, चांद की सतह पे इंसान को पहुंचाना। ये एक ऐसा दौर था जब ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना जीपीएस, कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर्स भी काफी पुरानी मॉडल्स की थी, लेकिन चांद पे तो उतरना था। मानव के द्वारा देखी गई इस सपना को साकार करने के लिए दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट के साथ साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की टीम लग जाती है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अमेरिकन सरकार अगले 5 सालों में स्पेस प्रोग्राम को 7 से 9 बिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग देते हैं। कुछ ही दिनों बाद रॉकेट, कमांड मॉड्यूल, स्पेसक्राफ्ट और न ही जाने कितनी सारी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। 1963 से 1967 के बीच कई सारे रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजी जाती है जो कि अनमैन्ड है, जिसमें कोई यात्री नहीं बैठा है। पहली बार फरवरी 1967 में 3 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजी जाती है, जिसका नाम दिया गया अपोलो 1 मिशन। इस मिशन के दौरान 27 जनवरी 1967 को उनके केबिन में आग लग जाती है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। पर अमेरिका इससे कहां हार मानने वाला।
इन घटना से सीख लेकर फिर से अपोलो 2, अपोलो 3 से लेकर अपोलो 6 तक अंतरिक्ष में बिना अंतरिक्ष यात्री के भेजा जाता है। पुनः अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन को विथ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में लॉन्च किया जाता है और ये मिशन सक्सेसफुल साबित होता है। फिर से 2 महीने बाद अपोलो 8 मिशन को 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद के पास तक भेजा जाता है। कुछ ही दिनों बाद अगेन अपोलो 9 और अपोलो 10 मिशन को विथ एस्ट्रोनॉट्स चांद के करीब तक भेजा जाता है, जिसमें रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग जो कि चांद पे उतरेगी, चांद तक जाने की ऑलमोस्ट हर वो टेस्ट करी जाती है जिसका यूज अपोलो 11 मिशन में होगा। 8 से 9 साल के अथक प्रयास के बाद नासा द्वारा फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को कनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल टाइम के अनुसार 1:32 पर लॉन्च कर दी जाती है, जिसमें सवार है बज ऑल्ड्रिन, माइक कॉलिंस और 38 वर्षीय नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अपोलो 11 मिशन के स्पेसक्राफ्ट को 3 भागों में बांटा गया था: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के पायलट थे माइक कॉलिंस, जबकि लूनार मॉड्यूल के पायलट बज ऑल्ड्रिन थे और इन दोनों को लीड कर रहे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को कोलंबिया, जबकि लूनार मॉड्यूल को द ईगल नाम से जाना गया। इन सभी को पावरफुल इंजन वाली सैटर्न 5 रॉकेट के मदद से अर्थ के ऑर्बिट तक भेजा जाता है। फिर वहां रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाती है और अर्थ के करीब 1.5 चक्कर लगाने के बाद मिशन कंट्रोल के ऑर्डर अनुसार तीनों यात्री चांद की ओर रवाना हो जाता है। लॉन्च के 3 दिन बाद 19 जुलाई 1969 को करीब 4 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वे लोग अब चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। वहां से द ईगल, जो कि लूनार मॉड्यूल है, वो कोलंबिया से अलग हो जाता है, जिसमें सवार है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन, जबकि माइक कॉलिंस कोलंबिया को लेकर चांद के ऑर्बिट में परिक्रमा करने लगता है। इसी कारण माइक कॉलिंस चांद पे नहीं उतर पाता है, लेकिन इस मिशन में उनका भी इतना ही योगदान रहता है जितना कि नील और बज ऑल्ड्रिन की थी। लूनार मॉड्यूल अब धीरे धीरे चांद की सतह पर लैंड हो रहा है। सभी को एक्साइटेड के साथ साथ काफी डर भी लग रहा है, क्योंकि ये घटना मानव द्वारा किया जाने वाला ऐतिहासिक घटना में से एक होने वाला है। एक छोटी सी चूक का मतलब है इन लोगों की मौत। अभी तक इसकी पूरी कंट्रोल पृथ्वी पे बैठे मिशन कंट्रोल के पास है। लूनार मॉड्यूल चांद पे लैंड हो रहा है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह को निहार रहे हैं। अचानक खतरे की रेड बत्ती जलने लगती है, अलार्म बजने लगती है, क्योंकि जहां वो लैंड कर रहा है नीचे समतल न होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी और बड़े बड़े गड्ढे हैं। फिर इन दोनों ने इस मिशन को ऑटो मोड से हटाकर अपने हाथों में ले लेता है और निश्चित जगह से कई मील दूर हटकर 20 जुलाई को 8:10 पे द ईगल को सही सलामत चांद पे लैंड करा लेता है और वे धरती पे एक रेडियो मैसेज भेजता है, ट्रैंक्विलिटी बेस हेयर, द ईगल हैज लैंडेड। दैट मीन्स चांद पे द ईगल सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। इस ऐतिहासिक घटना को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के साथ साथ 60 करोड़ लोग टीवी पे लाइव प्रसारण देख रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, चांद पे लैंड के करीब 6 घंटे बाद 21 जुलाई 1969 को 2:56 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना पहला कदम चांद पे रखता है। फिर उनके 15 मिनट बाद बज ऑल्ड्रिन भी चांद की सतह पे उतरते हैं। वे दोनों करीब अगले 2.5 घंटे तक चांद पे मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। वहाँ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं, जिसमें कि टेलीविजन कैमरा है, जिससे कि वे धरती पे लगातार सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। एक ऐसी डिवाइस सेटअप करते हैं कि चांद पे सोलर वाइंड को मेजर कर सके। वहाँ पे वो एक ऐसी डिवाइस भी इंस्टॉल करते हैं जो कि लेजर बीम धरती पे भेज सके, जिससे कि चांद और धरती की एग्जैक्ट दूरी मापी जा सके। साथ ही साथ चांद पे हो रहे भूकंप जैसे मून क्विक को मेजर करने के लिए पैसिव साइज्मोमीटर का भी सेटअप करते हैं, जिससे कि चांद पर हुए भूकंप का एग्जैक्ट पता लगाया जा सके। इन सब के बाद वे दोनों चांद पे उछल उछल के मून वॉक करते हुए करीब 23.5 किलो मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और वहां पीछे छोड़ आते हैं
अमेरिकी झंडा, अपने पैरों के निशान और एक प्लेट जिस पे साफ अक्षरों में लिखा है, हेयर द मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून, जुलाई 1969 AD। करीब 21.5 घंटे तक चांद पे वक्त बिताने के बाद पुनः वे दोनों अपने लूनार मॉड्यूल के इंजन को स्टार्ट कर चांद के ऊपर उनके ऑर्बिट में पहुंच जाता है। फिर लूनार चांद के चक्कर लगा रहे कोलंबिया से अटैच होता है। फिर वे दोनों लूनार मॉड्यूल से निकलकर माइक कॉलिंस के पास आ जाता है। फिर द ईगल कोलंबिया से अलग होकर वहीं रह जाता है और फिर तीनों ठीक उसी प्रकार जैसे गए थे वैसे ही अर्थ के ऑर्बिट तक वापस आ जाते हैं। फिर वहां तीनों लोग कोलंबिया के सर्विस मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं और सर्विस मॉड्यूल को अपने से अलग कर देते हैं। अलग होते ही सर्विस मॉड्यूल ब्लास्ट कर जाता है। इंसिडेंटली सर्विस मॉड्यूल का एक भी टुकड़ा कमांड मॉड्यूल को हिट नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो वहीं के वहीं तीनों अंतरिक्ष यात्री मारे जाते। कमांड मॉड्यूल में बैठे तीनों लोग अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस चुके हैं और जोरदार घर्षण के कारण कमांड मॉड्यूल एक फायरबॉल जैसा दिख रहा है। फाइनली सरफेस से कुछ ऊपर पैराशूट्स खुलता है और धीरे धीरे प्रशांत महासागर में लैंड कर जाता है। इनमें बैठे तीनों लोग सही सलामत जिंदा है। समुद्र में रेस्क्यू शिप्स के द्वारा इन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाता है। सही मायने में ये चमत्कार साबित होता है कि वे तीनों सही सलामत बच के पृथ्वी पे वापस आते हैं, क्योंकि उनके सामने पग पग पे खतरा था। जगह जगह पे उनके नाम थी तो सिर्फ मौत। उनके स्वागत में तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के साथ लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उन लोगों को करीब 15 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाता है, क्योंकि क्या पता वहां से उन लोगों के साथ कुछ ऐसी बीमारी या फिर हार्मफुल वायरसेस आ जाए जो मानव के लिए खतरा साबित हो। हालांकि इस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत अमेरिका और रसिया के बीच चल रहे कोल्ड वार की वजह से शुरू हुई, लेकिन ये मिशन मानव के लिए महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल मिशन साबित हुआ। इसके बाद भी अमेरिका लगातार 1972 ईस्वी तक अपोलो 12 से लेकर अपोलो 17 मिशन तक चांद पे भेजता है, लेकिन इस मिशन में अमेरिका को उस समय $24 बिलियन खर्च हो जाता है, जो कि समझ लो इतना रुपया अभी भी पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है। पहले जर्नलिस्ट इसका क्रिटिसाइज करते थे, बाद में आम जनता भी इसका विरोध करने लगे। बाद में इस मिशन को बंद कर दिया गया, जिसके कारण आज भी टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान को चांद पे पहुंचे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से अभी तक कोई भी चांद पे नहीं पहुंच पाया। फाइनली अंतों अंत तक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चांद पे इंसानों को 10 साल के अंदर उतारने का जो वादा किया उसे इन साइंटिस्ट ने पूरा किया और दुनिया में इतिहास रच दिया। आई होप आप अपोलो 11 से संबंधित हर जानकारी समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में हमें ये भी जरूर बताएं कि आपको स्पेस से रिलेटेड नेक्स्ट किस टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर एक कमेंट अपने लिए मोटिवेशन होती है। इन्हीं से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इनसे रिलेटेड और सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।